हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स में पूछे हुए इकोनॉमिक्स के टॉप 70 क्वेश्चन। ये 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा रहा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो कब की गई थी। तो भारत में जो सबसे पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी वो 1881 में किया गया था। इससे पहले भी जनगणना हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, पर वो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। इसलिए ये 1881 में 1881 में ये भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं। तो ये गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर कोई दावा नहीं होता वो कहलाती हैं गैर प्रतिदेय। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। जो 7 5 ईयर प्लान था उसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, जो खाने की चीज़ें हैं उन पे वृद्धि की जाए, उनके उत्पादन में जो है वो वृद्धि की जाए। यही 7 5 ईयर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समर्थ योजना जो है वो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि समर्थ योजना जो है वो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, जो कि है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के जो बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र था। तो आप याद रखेंगे कि जो नई मुद्रा आई थी 2000 रुपये के नोट की, उसके चित्र के पीछे जो था वो मंगलयान का चित्र बना हुआ था। फिलहाल ये 2000 का नोट अभी इस समय बैन है 2024 में। तो आप ये पुराना क्वेश्चन समझ के आप इसे याद कर लीजिए कि 2000 के नोट पे जो चित्र बना था पीछे की साइड में वो मंगलयान का चित्र था। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य का प्लान को कहा जाता है। तो जो 5th 5 ईयर प्लान था और जो 6th 5 ईयर प्लान था उसके बीच के प्लान को कहा जाता है रोलिंग प्लान। तो आप इसे याद रखेंगे, उसके बीच के मध्य प्लान को क्या कहा जाता था, रोलिंग प्लान कहा जाता था। जो 5वीं और 6वीं के बीच में योजना के मध्य प्लान को कहा जाता था रोलिंग प्लान। अगला है 7वां, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो जीडीपी से योगदान से क्या तैयार होता है, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो आप इसे याद रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था की जो ढांचा है वो तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा जिस राज्य का नाम आता है वो है केरल। तो आप इसे याद रखेंगे कि महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है। तो ये साउथ का स्टेट है और इसका नाम है केरल स्टेट। अगला है 9 क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट थे उसका रंग कैसा है। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो नए 50 के नोट था उसका जो रंग है वो किस टाइप का था। तो फ्लोरेसेंट नीले कलर का था। तो आपने देखा होगा कि वो कुछ कुछ ब्लू कलर का था, तो उसी को फ्लोरेसेंट नीला कहते हैं। तो आप इसे याद रख लीजिए, हो सकता है आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। अगला है 10th क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो किसको कारक के रूप में लिया जाता है, निर्यात को, मतलब कि एक्सपोर्ट को लिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 11, डैश उद्योग में माइक्रो चिप्स से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो डैश उद्योग में जो माइक्रो चिप्स से लेकर टेलीविजन तक उत्पादकों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये कौन से उद्योग हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उद्योग हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ही माइक्रो चिप से लेकर टेलीविजन उत्पादकों तक एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हुए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे पूछा जा रहा है, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो 25 जून 2015 को क्या लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो कि आप इसे याद रखेंगे कि ये 25 जून को जो है वो लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर हो सकता है, तो आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया है कि आरबीआई के अनुसार, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उनके अनुसार, जो 1980s का पीरियड था उसमें जो भारत की जीडीपी थी उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। तो ये था 38.6%। तो आप इसे याद रखेंगे कि 38.6% जो था वो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी थी, किसमें, जीडीपी में, भारत की जीडीपी में। और ये कब की बात हो रही है, तो 1980s की बात हो रही है ये।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो खेड़ा के किसान के आंदोलन की जो मुख्य मांग थी वो था राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। तो आप इससे याद रखेंगे कि खेड़ा किसानों के जो आंदोलन का मुख्य मांग थी, उन्होंने किस वजह से आंदोलन किया था, क्योंकि उनकी मांग थी कि राजस्व संग्रह में थोड़ी सी ढील दी जाए, थोड़ी सी रियायत दी जाए। अगला 16 क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो किस में वर्गीकृत करते हैं, योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि बजट दस्तावेज को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो जो स्वतंत्रता का टाइम पीरियड था 1947, उस समय जो लगभग प्रतिशत जनसंख्या थी वो कितनी थी, जो कृषि पर निर्भर थी। तो 75% लोग ऐसे थे जो कृषि पर निर्भर थे उस टाइम पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 75% जो है वो सिर्फ कृषि पर ही निर्भर थी। अगला है 18 क्वेश्चन हमारा, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वो राजस्व बजट कहलाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक विशेष वित्तीय वर्ष में सरकार का राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व बजट होता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो सबसे अधिक था। तो पुडुचेरी का जो लिंग अनुपात है वो उस टाइम पे सबसे अधिक था, वो यूनियन टेरिटरी में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पुडुचेरी का ही लिंग अनुपात सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के समय। 20 क्वेश्चन आ गया हमारा जो कि है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जिसे NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी जो क्रांति से जुड़ी हुई है। तो जो ये किस क्रांति से जुड़ी हुई है, ये मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है वो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। अगला है 21 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। जो स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब अपना 5 ईयर प्लान शुरू किया था, तो 1951। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इस ईयर को याद रखेंगे कि 1951 में ही पहली बार भारत ने 5 ईयर प्लान को जो है वो लॉन्च किया था और उसकी स्टार्टिंग की थी। देश की स्वतंत्रता में पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो देश की स्वतंत्रता से पहले जो भारत का मुख्य उद्योग था वो हस्तशिल्प था, मतलब हाथों से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उद्योग थी यहाँ के लोगों की। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारे भारत देश में जब देश में स्वतंत्रता नहीं थी, आज़ादी नहीं मिली थी, तो वहाँ के लोग कौन से काम में अच्छा किया करते थे, तो हस्तशिल्प मतलब हाथों से कुछ भी चीज़ें बनाना, उन्हें बेचना, तो यही उनका मुख्य उद्योग था। 23 क्वेश्चन आता है हमारा, प्रधान नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो आप इसे याद रखेंगे कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ मतलब उसकी स्टार्टिंग या फिर उसको लॉन्च किया गया 2019 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो जल जीवन मिशन है उसका शुरुआत किया गया था 2019 में। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में भी किया जाता है। जो कृषि में गाय का गोबर है उसका उपयोग किया जाता है जैविक उर्वरकों के में। जैसे कि कोई फसल डाल दी फिर उसमें उर्वरक की कमी है तो उसमें गाय के गोबर का भी यूज़ कर सकते हैं। गाय के गोबर को सुखा के जैविक उर्वरक जो है वो बनाया जाता है। तो इसी तरह से इसका उपयोग किया जाता था कृषि में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कार्यबल या फिर जो वर्क फोर्स है वो आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते। तो भारत के जो कार्यबल है या फिर वर्क फोर्स है मतलब कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें कौन से लोग शामिल नहीं होते, जो 14 वर्ष से कम है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो 14 वर्ष का है या फिर उससे कम है वो भारत में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो आर्टिकल है वो हमें मना करता है कि 14 वर्ष से कोई भी नीचे या फिर 14 वर्ष के आसपास कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी तरह का लेबर वाला काम नहीं कर सकता। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवा का मूल्य है तो ये 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण नियम जो 2021 में आया था उसमें कहा गया था कि जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहाँ प्रतिफल में जो भुगतान की गई राशि है या फिर वस्तु है उनका मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। 28 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना गया है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को ही IT सेक्टर जैसे जगहों में जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बेंगलुरु में जाना जाता है। अगला है, डैश NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बजट में अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये NPS क्या है,
नेशनल पेंशन प्रणाली है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है वो है। अगला क्वेश्चन आता है 1971 में भारत पाक के युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जब 1971 का टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था भारत का, तो ये 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, चौथा 5 ईयर प्लान चल रहा था 1971 में। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। जो ऊपर से मृदा का तीसरा परत होता है वो होता है अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। तो आप इसे याद रखेंगे, मृदा के बहुत सारे परत होते हैं, बहुत सारा लेयर होता है, तो उसमें जो तीसरा लेयर है वो है अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। 32 क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। जो भारत में हर साल 10 साल में जनगणना की जानी चाहिए वो किस मंत्रालय के अनुसार किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के पास इसकी जिम्मेदारी है कि वो हर 10 साल में भारत की जनगणना कराए। 33 क्वेश्चन है, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है इस समय, तो आरबीआई के पास है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो भी नोट जारी होंगे उसका जो अधिकार है वो आरबीआई के पास है। 34 क्वेश्चन आता है, ये 2019 की बात है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2019 के अनुसार जो भारत का विनिर्माण का संसार में कच्चा इस्पात का उत्पादक था उसमें भारत कौन से स्थान पे था, तो 111वें स्थान पे था। अगला है 35 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। जो स्टार्टअप इंडिया है वो किसके अंतर्गत लॉन्च हुआ था, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है 36 हमारा, जो कि हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों कृषि से रिलेटेड, तो बैंक सेवाएं जो है वो तीसरे क्षेत्र में आएंगी, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है 37, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने में लिया हो या इसे कम करने में कार्य कहलाता है कौन से स्थिरीकरण। तो आपने याद रखा कि इसी को कहा जाता है स्थिरीकरण। चाहे सरकार का हस्तक्षेप मांग का विस्तार करने में हो या फिर इसे कम करने में, इसी कार्य को स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। 38 क्वेश्चन है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। तो प्रशुल्कों के कारण जो है वो आयातित सामान अधिक महंगा होता है, मतलब उस पर टैक्स लगते जाते हैं, इसलिए वो सामान जो है आप मंगाएंगे तो वो काफ़ी महंगा मिलेगा आपको। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2011 के अनुसार भारत में जो लिटरेसी रेट था वो 74.04% पे था। 40 क्वेश्चन आ गया हमारा, जो कि है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ये भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, जो जैसा कि आप जानते होंगे इस बार के CHSL में ये पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। 41 क्वेश्चन आता है हमारा, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का मात्रा माना जाता है। जैसे कि व्यापार की गई वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही व्यापार की मात्रा मानी जाती है। अगला है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि योजनागत पूंजीगत व्यय जो है वो सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं होता। तो आप इसे याद रख लीजिए कि सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं होता कौन सा, योजनागत पूंजीगत व्यय। अगला है 43 क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं ये किस वर्ष पारित किया गया। तो मनरेगा को पारित किया गया 2005 में। तो आप इसे याद रख लीजिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं ये 2005 में आया था। अगला है 44 क्वेश्चन, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। तो आप इसे याद रखिए कि नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद के रूप में कुछ रिजर्व रखने के लिए भी आवश्यकता होती है जिसे ही वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अगला है 45 क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब आया था, 1951 में। अगला है RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। तो इसमें आपसे पूछा गया है RUSA का पूर्ण रूप क्या है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो आप इसे याद रख लीजिए कि RUSA रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला है भारतीय शहर में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो 1930 में हुई थी। तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1930 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा। तो ये एक
पर्टिकुलर शहर की बात हो रही है, ना कि पूरे भारत की। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1930 में, जो कि हुई थी हेनरी वॉल्टर के द्वारा। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था कि कृषि का विकास होना चाहिए, मतलब हम और अच्छे तरीके से कृषि कर सकते हैं। 49 क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। व्यक्तित्व प्रयोज्य क्या होता है, जो व्यक्ति की पर्सनल इनकम होती है, वही पूछा गया है कि व्यक्ति की पर्सनल इनकम लगभग आपके हिसाब से क्या होती है। तो व्यक्तित्व प्रयोज्य आय बराबर होता है व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्तित्व कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। मतलब कि व्यक्ति की जो पर्सनल इनकम होती है उसमें आप टैक्स माइनस कर दीजिए और उसमें आप अपने खर्चे माइनस कर दीजिए, तो वही जो है व्यक्ति की पर्सनल इनकम आ जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो कमाता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो वही टैक्स माइनस होगा उसकी सैलरी में से, फिर उसके कुछ खर्चे माइनस हो गए, तो यही होता है एक व्यक्ति की पर्सनल इनकम। फिर जो सारे टैक्स आपके हाथ में कटने के बाद आए आपकी सैलरी, वही आपकी पर्सनल इनकम हो जाती है। अगला है 50 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना डैश में की गई थी। तो एनडीसी की स्थापना हुई थी 1952। तो आप इसे याद रखेंगे, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी जो है उसकी स्थापना की गई थी 1952 में। 51 क्वेश्चन आता है, भारत में यह देश एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम माल वर्धित उत्पादकों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है। तो यहाँ पे उद्योग की बात हो रही है वस्त्र उद्योग की। तो वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहाँ से छोटे कच्चे माल से लेके बड़े से बड़े माल तक इसका जो है वो उपयोग या फिर उद्योग जो है वो किया जाता है। 52 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो ये विशिष्ट उद्देश्य क्या था कि इस स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। तो चौथी पंचवर्षीय में ये कहा गया था कि हमारे देश में स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए, यही उनका एकमात्र उद्देश्य था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 54 क्वेश्चन आता है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, जिसे ओडी कहते हैं, सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो जो 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट था वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट जो था वो खाता धारकों के लिए उपलब्ध था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 55 क्वेश्चन आता है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा। जो द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो था 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 के बीच था सेकेंड 5 ईयर प्लान। 56 क्वेश्चन आता है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो किसके पास है ये अधिकार। तो आरबीआई के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है वो माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। 57 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। तो इन्हें कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, 3 श्रेणियां थी जिनमें इन्हें वर्गीकृत किया गया। तो आप इसे याद रखेंगे कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, डैश क्षेत्र में श्रमिक पर केंद्रित है। तो असंगठित हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ये केंद्रित है। जैसे कि अटल पेंशन योजना जो है भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है और ये असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिकों पर केंद्रित है। 59 क्वेश्चन आता है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय के जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। मतलब इस देश में कितने प्रति व्यक्ति आय है ये कैसे निकालेंगे कि उस व्यक्ति की आय और नीचे बट्टे में रखेंगे पूरे देश की जनसंख्या। तो इस तरह से करने पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है। अगला है 60 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है मेल्स की, मतलब पुरुषों की। तो 82.14% है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर लिटरेसी रेट 82.14% है। 61 क्वेश्चन आता है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों के कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई थी। तो सागरमाला परियोजना, जो सागरमाला परियोजना है वो प्रमुख बंदरगाह और जो कनेक्टिविटी के सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित किया गया था। 62 क्वेश्चन आता है, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो सहकारी समितियां के अधिनियम के अंतर्गत जो है वो भारत में सहकारी बैंक पंजीकृत होते हैं। 63 क्वेश्चन है, भारत में किसी लघु उद्योगों को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया गया। तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। तो भारत में किसी उद्योग के डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। 64 क्वेश्चन आता है, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्योगियों में समर्थन देने के लिए उद्देश्य के कार्यक्रम शुरू किए गए 16 जनवरी 2016 को। तो आप इसे याद रखेंगे कि 16 जनवरी 2016 को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया में पहल उद्योगियों को समर्थन देने
के उद्देश्य के लिए कई कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है 65। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली। तो ये 1990s की बात है। तो 1990s में जो है माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को जो है वो प्रमुखता मिली। डैश को विकास का आधार माना जाता है। तो विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि विनिर्माण उद्योग को ही विकास का आधार माना जाता है। 68 क्वेश्चन आता है माल और सेवा कर अधिनियम, जैसे जीएसटी भी कहते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम कब शुरू हुआ था। तो ये 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। और ये दोस्तों सेम यही क्वेश्चन इस बार के सीजीएल में आया था, 2024 के सीजीएल में। तो यही सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होकर एक दूसरे के एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें इकोनॉमिक्स के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि जीएसटी अधिनियम आया था 2017 में 1 जुलाई को। 69 क्वेश्चन आता है वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक पर बैंकों से चला निधि को वशोषित करता है, उसे रिजर्व रेपो रेट कहा जाता है। अगला है परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को ले जाती है निम्न स्तर की ओर ले जाती है। 71 क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। ए टैरिफ, बी कोटा। तो ये ए और बी दोनों हो जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निविल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निविल राष्ट्रीय उत्पादन मतलब NNP की बात हो रही है। तो NNP बराबर है GNP माइनस मूल्यह्रास, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आप जो है मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर जीडी एग्जाम में पूछे गए थे और ये रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जीडी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपकी जीडी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी, GK GS में। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।